सुप्रभातम विद्यार्थियों। आज हम पूर्व से जिसका अध्ययन करते आ रहे हैं वह है महाकवि भास विरचित स्वप्न वासवदत्तम जो नाटक है। इस नाटक की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए एक कक्षा हमने ली है जिसमें महाकवि भास की नाट्य प्रतिभा और संस्कृत नाट्य साहित्य में विद्वान कवियों में उनकी प्रतिष्ठा के बारे में आप लोगों को बताया था और उनका परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में भी बताया था। और साथ ही स्वप्नो वासवदत्तम से नाटक के नामकरण का जो वैशिष्ट्य है उस पर परिचय प्रदान करना प्रारंभ किया था। जो अधूरा रह गया था आज उसको आगे बढ़ाते हुए पुनः हम आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों, स्वप्नो वासवदत्तम इस नाम से ही इस नाटक में क्या है, बस इस शीर्षक से इस नाटक की कथा वस्तु का जो वैशिष्ट्य है उसका प्रमाण हमें प्राप्त हो जाता है। क्योंकि नामकरण या शीर्षक उस नाटक का एक तरह से उस रचना का नवनीत कहलाता है। जो सार निचोड़ के रूप में जो आता है, जो सहृदय और सामाजिक के हृदय को अत्यंत आह्लादित कर देता, उद्वेलित कर देता है, ऐसे कोई तत्व लेकर उस रचना का नामकरण किया जाता है। सामान्यतः कवि या रचनाकार अपनी रचना के नामकरण के पीछे 3 तत्वों के आधार को आश्रय कर लेता है। 3 तत्वों में से किसी एक का आश्रय लेकर वो नामकरण करता है। तो एक तो है कवि अपने ही नाम पर ही कई बार अपनी रचनाओं का नामकरण कर लेता है, या उस नाटक की एक प्रमुख तत्व है, घटना विशेष है, उस घटना विशेष को आधार करके भी नाटक का नामकरण या रचना का नामकरण करते हैं। और इसके अलावा नायक या नायिका के नाम के आधार पर भी नामकरण किया जाता है। यहाँ प्रस्तुत नाटक का जो नामकरण स्वप्नो वासवदत्तम नाटक का जो नामकरण किया गया है उसमें 2 आधार हैं। एक नायिका वासवदत्ता की स्वप्न वासवदत्तम, इसमें वासवदत्ता का नाम आ रहा है, और दूसरा जो प्रमुख आधार है वह है घटना प्रधान। क्योंकि स्वप्नो वासवदत्तम इसकी अगर व्युत्पत्ति की जाए वह है स्वप्ने दृष्टा वासवदत्ता स्वप्न वासवदत्ता यस्मिन् तत् स्वप्न वासवदत्तम। सपने में वासवदत्ता जो देखी गई। इस नाटक 6 अंक का जो नाटक है इसमें 5वां अंक जो है स्वप्न अंक है। वो स्वप्न वृत्त जो है अत्यंत ऐसी उसमें जो भावना व उसमें जो भाव है, उसमें जो सरसता है, उसमें जो रसाह्लादकता है, उसमें चित्त को उद्वेलित कर देने वाला तत्व जो है उसमें विमृष्ट है व प्रतिपादित है, जिसके आधार पर इस नाटक का नामकरण रख दिया गया स्वप्न वासवदत्तम। कि वासवदत्ता को स्वप्न में नायक राजा उदयन ने देखा है। विद्यार्थियों, ये जो नाटक है इस नाटक की कथावस्तु एक मनोरंजनकारी है। इसमें जो प्रमुख रस है आपको बताया था कि श्रृंगार है, उसके साथ वीर और हास्य रस है। और जो श्रृंगार है वो विप्लम्ब श्रृंगार का ज़्यादा है, और लेकिन नाटक सुखांतकारी नाटक है। माने इसमें सुख में अंत होता है, नायक नायिका का मिलन हो जाता है। इसकी कथावस्तु के बारे में बताऊं उसके पहले इस नाटक में जो पात्र हैं उन पात्रों के बारे में आपको सामान्य परिचय प्रदान कर देते हैं। भाई, इसमें नाटक में पात्र की दृष्टि से ये नाटक भी अत्यंत नाट्य लक्षण की दृष्टि से अत्यंत साधु है, व इसको निर्दिष्ट नाटक कह सकते हैं। इसमें
नायक भी है, नायिका भी है, और उत्तम पात्र भी है, मध्यम पात्र भी है, अधम पात्र भी है। सभी पात्रों का चरित्रण इसमें किया गया है। बाकी प्रस्तावना आदि भी उसमें उल्लेखित है, विस्कम्भक आदि भी है, और मुख आदि जो पंच संध्या भी है। इसका जो जहाँ से नाटक की नाटक की कथा वस्तु का प्रारंभ होता है, तो जिसके माध्यम से वो सूत्रधार है, सूत्रधार नाटक की प्रारंभ करता, रंगमंच का प्रवर्तक है, नटी को लेकर वो प्रारंभ कराता है। और इसमें तो दो भट्ट होते हैं, सैनिक होते हैं, जो मध्यम पात्र हैं। पद्मावती के दो सेवक हैं, योगेंद्रायण जो कि राजा उदयन के प्रधान अमात्य, प्रधान मंत्री, राजा जो कि वत्सराज के उदयन है, इस नाटक के नायक हैं। और विदूषक जो उदयन का मित्र वसंतक है, वो हास्य रस का प्रमुख आधार है और मनोरंजन करता रहता है, राजा का दुख का विनोदन करता है। और इसके साथ कांचुकीय जो महाराज दर्शक के अंतपुर में रहने वाला सेवक होता है, जो कि वयोवृद्ध होता है। कांचुकीय उस तरह का पात्र होता है जो नारी अंतपुर में रहता है, वयोवृद्ध होता है। और ब्रह्मचारी लावण ग्राम से आने वाला एक अध्ययन करने वाला एक विद्यार्थी है। स्त्री पात्र में वासवदत्ता है जो नाटक की नायिका है, और दूसरी नायिका जो है और वासवदत्ता उदयन की जो पहली पत्नी है, जो कि पटरानी है, प्रद्योत की पुत्री है और अवंतिका नाम से जानी जाती है। और पद्मावती जो है मगधेश्वर दर्शक की बहन है, उदयन की दूसरी पत्नी है। वो भी नायिका या उपनायिका हम इसको कह सकते हैं, नायिका अगर वो है प्रमुख रूप से। तापसी तपोवन में रहने वाली एक वृद्धा तापसी है, चेटी है, पद्मावती की विश्वासपात्र परिचारिका। और मधुकरिका, पद्मिनिका ये पद्मावती की सेविका हैं। और धात्री पद्मावती की धाई माँ उपमाता है, और विजया राजा उदयन की परिचयिका या पतिहारी। इस प्रकार नाटक के पात्र हैं। इस स्वप्नवासोत्तम नाटक की जो कथा वस्तु है वो इस प्रकार है कि इसके पहले आपको बताया था प्रतिज्ञा योगेंद्रायण नामक नाटक की रचना की है राजा उदयन ने। महाकवि भास ने। महाकवि भास की जो 13 रचनाएं हैं, जिसको एक नाटक चक्र कहते हैं, तो उनमें से पहला जो नाटक है प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, दूसरा है स्वप्नवासोदत्तम। प्रतिज्ञा योगेंद्रायण में कथा वस्तु वहाँ तक गई थी, मैंने आपको बताया था कि राजा उदयन को बंदी बना लेते हैं प्रद्योत नरेश, और वहाँ प्रतिज्ञा ले लेते हैं योगेंद्रायण जो कि राजा उदयन के प्रधान अमात्य, कि उनको मुक्ति दिलाएंगे, बंधन मुक्त कराएंगे राजा को, और साथ ही प्रद्योत की जो पुत्री वासवदत्ता, तो उनके साथ उनका परिणय कराएंगे। तो इस प्रकार कथा अंत होती है कि राजा उदयन उनको अपने राजा उदयन के वहाँ से वो लेकर चले जाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम विवाह हो जाता है, दोनों में प्यार हो जाती है और दोनों पलायन करते हैं। और जा कर के एक लावण नामक गांव वहाँ वह रहते हैं, और वहाँ रहकर वे शिकार वगैरह करते हैं। और क्योंकि इस बीच उनका, क्योंकि जो शत्रु राजा एक है रोमणवान नामक, उसने राजा उदयन के राज्य को छीन लिया था, और उससे प्राप्त करने के लिए वहाँ योगेंद्रायण ने बड़ा षड्यंत्र किया है। षड्यंत्र के अंतर्गत उन्होंने ये भूमिका रची व ये एक तरह से एक योजना बनाई। इस योजना के अंतर्गत राजा उदयन की अज्ञानता में जो उनकी प्रेमिका और पत्नी, जो उनकी सब कुछ है, हृदय सर्वस्व है, वासवदत्ता,
उनके साथ और कुछ अपने विश्वास पात्र मंत्री उनसे बात कर वे इस योजना को बनाते हैं। योजना के अंतर्गत ये होता है कि लावण गांव में आग लगाई जाती है और आग लगाकर ये प्रचारित कर दिया जाता है कि उस अग्नि में, लावण गांव में जो आग लगाया गया उस आग में जहां उनका शिविर था, जहां रहते थे राजा उदयन अपने दास दासियों के साथ व अपने थोड़े से सैनिकों के साथ और अपनी पत्नी के साथ, तो उस शिविर का भी अग्नि में दाह हो जाता है और उसमें रही वासवदत्ता जल जाती है और उसको बचाने के चक्कर में प्रधानमंत्री प्रधानामात्य योगेंद्रायण भी जल जाते हैं। और ये प्रचारित करते हुए योगेंद्रायण एक परिव्राजक, एक सन्यासी का वेश धारण करके वासवदत्ता को अवंतिका नामक एक बनाकर, एक स्त्री बनाकर, एक प्रसिद्ध भर्तृका स्त्री बनाकर दोनों चले जाते हैं। यहाँ तक है ये प्रच्छद में है और कथा वस्तु शुरू होती कि एक आश्रम में पहुँचते हैं योगेंद्रायण जो कि परिव्राजक वेश में और वासवदत्ता अवंतिका वेश में। वहाँ पहुँचते जब वहाँ मिलन होता है उनका, पद्मावती जो कि अपनी राजमाता से मिलने आई हुई है उस आश्रम में, और उस आश्रम में पद्मावती धर्मप्रिय होने के कारण वहाँ कुछ दान दक्षिणा देना चाहती है। वो प्रचारित करवाती है अपने कांचुकिये से कि कौन क्या चाहता है वो स्वीकार कर ले, मांग ले, मुँह मांगा वर मांग ले किनसे, राजकुमारी पद्मावती से, क्योंकि धर्म प्रिया है, धर्म प्राण है। और इस मौका को न गंवाते हुए योगेंद्रायण मांग बैठते कि ये मेरी बहन है जो कि प्रसिद्ध भर्तृका उससे कहते हैं कि जिसके भर्ता, जिसके स्वामी पति विदेश में रहते हैं, अकेली तपस्विनी की तरह जो कि जीवन निर्वाहन करने वाली कोई स्त्री होती, कोई महिला होती है। तो इस प्रकार ये मेरी बहन है जिसका नाम है अवंतिका। इस प्रकार योगेंद्रायण क्या करे, उसको धरोहर के रूप में हाँ पद्मावती के पास रखने के लिए निवेदन करते हैं। यद्यपि कांचुकिया इसको निवृत्त कराना चाहता है कि ऐसा जो धरोहर की रक्षा नहीं करनी चाहिए, धरोहर के रूप में कोई चीज़ रखनी नहीं चाहिए, ये विपत्ति का कारण बनता है। परंतु पद्मावती धर्म प्रिया होने के कारण, क्योंकि अपनी वाग्दत्ता होने के कारण और उससे मुकरती नहीं है, वो कहती नहीं हम स्वीकार कर लेंगे। तो वो उनके पास छोड़ करके योगेंद्रायण चले जाते, अपनी भूमिका रचाते हैं। क्योंकि ये भूमिका योजना जो है, योजना बनाने के पीछे आदेशिकों अर्थात ज्योतिषियों का ही जो उनका कथन है उस पर विश्वास करते, उनकी भविष्यवाणी थी ज्योतिषियों की कि शत्रु राजा जो है रुमणवान, मैंने गलत कहा, रुमणवान तो मंत्री है योगेंद्रायण के साथ काम करने वाला, आरुणिक नामक, और दूसरा एक शत्रु राजा है जो कि वह इस राज्य को छीन लेगा और फिर ये राज्य तभी उनको पुनः प्राप्त होगा जब इनका विवाह महाराजा दर्शक की बहन जो कि मगध राजकुमारी पद्मावती से जब हो जाए। ये इनको था। अब ये विवाह तब राजा कर पाएंगे जब वासवदत्ता नहीं होगी। वासवदत्ता जब तक होगी तब तक वो विवाह नहीं करेंगे राजा उदयन, क्योंकि इतना प्रेम करते हैं कि आदर्श एक अनूठा प्रेम का वर्णन यहाँ भी किया गया। जब नाटक हम पढ़ेंगे वासवदत्ता के प्रति राजा उदयन का कैसा प्रेम था, उसमें कहा गया चकवा चौकी भी ऐसे नहीं है, जो कि सबसे बड़ा उदाहरण है। चकवा चौकी अपने अनन्य प्रेम रहता, परंतु उससे भी बढ़कर इनका प्रेम प्रसंग था। परंतु कैसे विवाह करेंगे, इसलिए इस प्रकार नाटक की रचना करनी पड़ी योगेंद्रायण को। और यहाँ जब वो देकर चले जाते, अपनी रचना करते, व्यूह रचना करते कैसे उनको राज्य जिताना, उधर वो पद्मावती के पास रह जाती है वासवदत्ता अवंतिका के वेश में, और वो अपने राज्य में मगध में चले जाते हैं। और वहाँ रहने के बाद अचानक वहाँ धीरे धीरे यहाँ जो राजा उदयन को प्रकृतिस्थ कराते हैं, यहाँ उनका विलाप होता जो भी हो, तो उसको फिर कुछ दिनों बीत जाते हैं। फिर राजा उदयन जब
किसी काम वशत वहाँ पहुँचते, किसी कार्यवशतः मगध राज के वहाँ, तो वहाँ मगध राज उनके सामने प्रस्ताव रखते हैं कि मेरी बहन है तो उससे आप विवाह करें। तो वो तैयार हो जाते हैं, फिर वहाँ उनकी विवाह की रस्में प्रारंभ हो जाती। तो इसमें अनेक बातें हैं, छोटी छोटी घटनाएं भी आती। उसमें उद्यान की रचना है, प्रकृति की रचना है, और वहाँ पद्मावती आ जाती है अवंतिका वेश में। ये वहाँ पद्मावती नहीं, वो राजा उदयन वो उस उद्यान में आ जाते हैं, और वहाँ वासवदत्ता पहले से ही अवंतिका वेश में अपनी सहेलियों के साथ रहती है, और वह पद्मावती भी साथ है। पद्मावती अवंतिका वगैरह अंदर प्रविष्ट कर लेते लता कुंज में। फिर वहाँ विदूषक के साथ राजा थोड़ी देर रहते हैं, वहाँ मनोरंजन आदि बातें होती हैं। जब अध्ययन करें हम चलेंगे, उसको हम ज़्यादा यहाँ भी नहीं बता रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे फिर वो बेला आ जाती है, जो बेला कि जिस समय उनका विवाह की रस्म होना, जिसमें कौतिक माला का गुंथन करना है, वो पाशवत्ता वही है सुलक्षणा होने के कारण, तो उनके माध्यम से वो मालाओं को रचना किया जाना है, ऐसा आदेश प्राप्त होता है। जो कि दासी आकर के उन्हें पाशवत्ता से कहती कि ये माला गूंथ लीजिए, ये माला में ज़रूर ये 2 दवाइयाँ पुड़ियाँ उसमें लगानी है। बोले ये दवाइयाँ क्या है ना, एक है कि अभिदवाकरण और दूसरा है सपत्नी मर्दन। अभिदवाकरण तो लगाने के लिए तैयार हो जाती, बोले सपत्नी मर्दन की बात कहती, बोले सौतन जब है ही नहीं क्यों करना, क्यों, सौतन तो खुद ही है। तो इस प्रकार कुछ घटनाएं होती। बाद में फिर धीरे धीरे वो प्रश्न भी हो जाता है। और एक बार ये घटना घटती है कि पद्मावती के सिर में पीड़ा होती है, सिरोपीड़ा, और सिरोपीड़ा होने का समाचार लाकर दासी बता देती है राजा उदयन से कि आप उनका मनोविनोदन करने के लिए उनके पास पहुंच सकते हो। समाचार केवल पहुंचा देते हैं कि विदूषक के माध्यम से ये पद्मावती की सिरोपीड़ा हो रही है, और उनकी समुद्र गृह माने पाताल गृह में वहाँ अंडरग्राउंड का कक्ष है, तो उसमें व्यवस्था की गई पद्मावती के मनोविनोदनार्थ, और वहाँ वो पीड़ित हैं। और उधर एक दूसरी दासी जाकर के उन्हें वासवत्ता को भी बता देती है कि ऐसे आपकी सहेली पद्मावती सिरोपीड़ा से पीड़ित है, अमुक जगह है। तो पहले वहाँ पहुँच जाते हैं राजा उदयन अपने प्रिय वैश्य बसंतक जो कि विदूषक के साथ, परंतु वहाँ पद्मावती इंतजार करते, पद्मावती वहाँ नहीं आती। तब राजा उदयन बैठे बैठे उससे जब कहते कि मेरे को आप दोनों बैठते हैं, गप सप करते रहते हैं, फिर वहाँ राजा उदयन उसको वहाँ सो जाते हैं। विदूषक कहानी सुनाता और सो जाते हैं, और इस बीच विदूषक चला जाता है, राजा उदयन वहाँ पलंग पर लेट जाते हैं। उनको थोड़ी सी छाया निद्रा लग जाती है, माने अल्प निद्रा में रहते हैं। उसी बीच ही पद्मावती नहीं आती तब तक, और वासवदत्ता वहाँ आ जाती है, अकेली आ जाती है, और आकर देखती कि पद्मावती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कोई लेट रहा है, कोई शयन मुद्रा में है। तो वो समझते कि पद्मावती शायद यहाँ सो गई है, चलो मैं इनके पास बैठ जाती हूँ, और पास में बैठकर लेट भी जाती है। परंतु इस दौरान राजा उदयन बड़बड़ाते सपने देखते हैं, और वो वासवदत्ता को ही सपने में देखते हैं, और उनका हाथ उनके वासवदत्ता के ऊपर ही रख देते हैं। उनको पता नहीं, सपने में नींद में बड़बड़ाते हुए रख देते हैं, और वासवदत्ता चौंक जाती है, लेकिन करे क्या। लेकिन फिर प्रकृतिस्थ होकर वो जब थोड़ा वासवदत्ता ध्यान देती कि वो जान लेती कि ये तो सपने में है, वास्तव में जगह नहीं है, और वो वहाँ से निकलना चाहती है, और धीरे से उनका हाथ को उठाकर रख देती है, और तुरंत तेजी गति से बाहर निकल जाती। तब राजा उदयन जब वासवदत्ता का हाथ का स्पर्श उन्हें प्राप्त होता है, तब वो उनकी नींद खुल जाती है। बोले वासवदत्ता आई थी, फिर दौड़ के जाते हैं, फिर वो दरवाजे में टकरा जाते हैं, वासवदत्ता निकल जाती है, और उनका मुलाकात नहीं हो पाता। लेकिन वो उस स्मृति में रह जाते हैं, स्मरण में रह जाते हैं, वह में ये सपना था या वास्तविक घटना थी। इस प्रकार वो बड़े विव्रत होते हैं, और फिर उस समय विदूषक आ जाता, फिर बात चलती है।
फिर जो भी हो इसके आगे फिर घटना थोड़े दिन बाद फिर शुभ संकेत आ जाता है, शुभ क्षण आ जाता, शुभ समय आ जाता, तो उसमें समाचार आ जाता कि राजा का विजय हो गया, राजा उदयन को राज्य प्राप्त हो गया। और ये प्राप्त होने के कारण फिर आगे उस समाचार को सुनकर वासवदत्ता के जो पिताजी प्रद्योत वो अपनी धाई माँ और वहाँ के कांचुके के साथ और उनको बधाई संदेश भिजवाने के लिए भेजते हैं, और साथ ही इनकी जो विवाह के नहीं इनका जो दोनों का जो छायाचित्र वासवदत्ता और उदयन का उनका छायाचित्र को बनाकर उन्होंने विवाह करवाया था। जब वो पलायन किए थे उनके वहाँ से भाग गए थे उनके घर से, तो उनका वो एक छायाचित्र बना करके विवाह रस्म का छायाचित्र वो भी भेंट स्वरूप वो भिजवाते हैं। और जब मिलना चाहते हैं राजा उदयन से तब राजा उदयन पद्मावती के साथ ही मिलते हैं। तब वो छायाचित्र जो भेंट करते हैं तब छायाचित्र में वासवदत्ता के चित्र को देखकर पद्मावती चौंक पड़ती, कहती ये तो मेरे पास ही है। फिर धीरे धीरे वो फिर बुलाया जाता अवंतिका वेशधारणी वासवदत्ता को, फिर यहाँ पर्दाफाश हो जाता, फिर सारी घटनाएं उन्मुक्त हो जाती, फिर मिलन हो जाता। इस प्रकार ये नाटक की जो कथा वस्तु अत्यंत मनोरंजन हृदयकारी है, और वो सपने वाली जो घटना है, सपने वाली जो कथानक है वो बहुत मनोरंजनकारी है, और इससे इस नाटक की जान आ गई। इस प्रकार नाटक अत्यंत महत्वपूर्ण एक उन्नत कोटि का नाटक है। विद्यार्थियों, कल से हम मंगलाचरण से लेकर फिर नाटक की कथा वस्तु को प्रारंभ करेंगे, नाटक को अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।